हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है मार्च का आखिरी दिन। 31 मार्च 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर के जो पीडीएफ होते हैं ये आंसर की के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। डेली के जो करंट अफेयर पीडीएफ होते हैं वहां पर पीडीएफ के साथ स्टैटिक जीके भी मैं आपको बहुत सारा देता हूं, जो कि आपके लिए आने वाले हर एक एग्जाम के लिए फायदेमंद है। इसलिए पीडीएफ डाउनलोड करना डेली मत भूला करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि प्याज में भोजन किस रूप में संचित होता है। फूड इन द अनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट। तो इसका सही आंसर है सेल्यूलोज। दरअसल जितने भी हरे पौधे होते हैं तो उनकी जो प्राइमरी वॉल सेल होती है, जो पहली वॉल सेल होती है ना, उसमें सेलुलोज इकट्ठा होता है। तो सही आंसर है इसका सेलुलोज। और कई बार इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जितने हरे पौधे होते हैं उनकी प्राइमरी वॉल का कंपोनेंट क्या होता है, तब भी आंसर सेलुलोज ही होगा। प्याज से बनने वाला एक और क्वेश्चन है, कई बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो प्याज होता है इसमें आप जो एडिबल पार्ट होता है ना, जो प्याज का आप खाने वाला हिस्सा है, जो हिस्सा आप उसका खाते हो, ये क्या होता है। ऑप्शन ऐसे दे देता है, लीफ होता है या रूट होता है, स्टेम होता है, ऐसे आपसे पूछ देता है। तो आंसर होगा स्टेम। ठीक है, क्योंकि प्याज में जो नीचे जो जड़ें होती है ये एक तरीके की फाइब्रस रूट होती है, और रूट के ऊपर हमेशा क्या होता है, तना होता है, स्टेम होता है। और प्याज में आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ऐसे पत्ते निकले होते हैं। तो सही आंसर है स्टेम। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे भारत भर में हर एक राज्य को मॉनिटर करती है कि कोई पर्यावरण के क्षेत्र में किसी भी मानक को खराब तो नहीं कर रहा है, वायलेट तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। एनजीटी ने कौन सी राज्य सरकार के ऊपर वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झीलों को प्रदूषित करने की वजह से, या फिर आप ये बोल सकते हो ये दोनों झीलें काफी प्रदूषित हैं और उनका जो प्रदूषण है उसको अवॉइड करने की वजह से 10 करोड़ की पेनाल्टी अभी हाल ही में लगाई है। तो वेम्बनाड और अष्टमुडी लेक जो है ये केरल में है, और यहाँ पे पिनाराई विजयन की सरकार है। केरल सरकार ने काफी पिछले टाइम से वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों पर जितना अभी प्रदूषण है इस पर ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना अभी हाल ही में लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ये दोनों झीलें रामसर साइट्स में भी आती हैं। एनजीटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2010 में करी गई थी, कांग्रेस सरकार के टाइम में। इस वजह से कि पर्यावरण में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसकी टेक केयर करने के लिए कोई संस्था होनी चाहिए। और इसकी जो पेरेंट एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। इस टाइम पे एनजीटी के चेयरपर्सन है आदर्श कुमार गोयल, ए के गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के द्वारा अभी हाल ही में डिजी क्लेम नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। डिजी क्लेम बेसिकली है क्या, ये एक तरीके का क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है, और इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये जो क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है इसके तहत भारत सरकार ये बताती है कि पूरे भारत भर के किसानों को फसल का बीमा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से 1260 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि पूरे भारत भर के जितने भी किसान जो कि फसल बीमा योजना से जुड़े हुए हैं, अगर उनकी फसल 60% तक डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनको पूरा पूरा पैसा सरकार की तरफ से मिल जाएगा। अभी हाल ही में एग्री यूनिफेस्ट कहां पर आयोजित किया गया। एग्री यूनिफेस्ट, इसका मेन उद्देश्य था कि भारत के किसानों को स्ट्रेंथ करना, या फिर आप बोल सकते हो कृषि के लिए अवेयर करना कि किस तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी में वो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस बार का एग्री यूनिफेस्ट बेंगलोर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कॉमर्स और इंडस्ट्री स्टेट यूनियन मिनिस्टर जो हैं अनुप्रिया पटेल, अभी इनके द्वारा इंडिया सॉफ्ट के कौन से संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अनुप्रिया पटेल ने इस बार 23वें सॉफ्ट इंडिया का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। माफी चाहता हूं, इंडिया सॉफ्ट का उद्घाटन। अब ये इंडिया सॉफ्ट है क्या। देखिए, इंडिया सॉफ्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत में ही बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। मतलब कहने का ये कि भारत में एमएसएमईज
जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इंडिया सॉफ्ट प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के कई देश हिस्सा लेते हैं। तो उनके सामने इनको प्रदर्शनी में ऐसे लगाया जाता है, एक तरीके की एग्जीबिशन होती है। और होता क्या है कि दुनिया भर के कई सारे इन्वेस्टर्स इन एमएसएमईज के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो इस बार पूरे भारत भर से 1500 स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और अगर बात करी जाए कि कितने लोग आए, तो 650 से ज्यादा डेलीगेट्स पूरे दुनिया भर से आए। अगर कंट्रीज की बात करें तो 80 देशों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और भारत की तरफ से 70 नए प्रोडक्ट इसमें लॉन्च किए गए। ध्यान रखिए, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके निर्मित करना। और जब एक देश ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने देश में बनाता है, तभी वो डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आता है। ये जो 70 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं भारत की तरफ से, इसमें एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट भी हैं, इसमें एडुटेक से जुड़े हुए प्रोडक्ट भी हैं, और इसमें हेल्थ टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, मतलब मैनी मोर प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है कि ये कौन से शहर में एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। तो उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी में अगले साल से काम चालू हो जाएगा एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जब ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन के तैयार होगी तो नेशनल लेवल के कई सारे टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो आने वाले टाइम में एक तरीके से उत्तराखंड स्पोर्ट्स का, टूर्नामेंट्स का हब आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आप बोल सकते हो नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है उनका यहाँ पर आपको बैक टू बैक आयोजन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि इस टाइम पर उत्तर प्रदेश में होते हैं, पंजाब में भी कई जगह पर होते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में भी इस खेल यूनिवर्सिटी से काफी समर्थन मिलेगा भारत के खिलाड़ियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसने क्रंच फिश नाम की एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है, और इस कंपनी की मदद से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पायलट प्रोग्राम है ऑफलाइन पेमेंट्स करने का, उसको सपोर्ट करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अभी हाल ही में इनके साथ पैक्ट साइन किया है। और ये जो क्रंच फिश कंपनी है, ये कहाँ की कंपनी है? ये स्वीडन की कंपनी है। ठीक है, अब बात को ध्यान से समझो। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा हमारा रूरल एरिया ऐसा है जहां पर नेटवर्क ही नहीं आते मोबाइल के, और जब नेटवर्क नहीं आएंगे तो यूपीआई पेमेंट कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर एक नया ऐसा नेटवर्क एस्टैब्लिश करने जा रही है क्रंच फिश के साथ मिलकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कि अगर नेटवर्क नहीं भी आ रहे हैं तो भी ऑफलाइन एंड पर भुगतान हो जाए। मतलब आप ऐसा समझ लो, विदाउट नेटवर्क भी ट्रांजैक्शन हो जाए। तो ये अपने आप में अभी तक पहली ऐसी टेक्नोलॉजी होगी अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा कर देता है क्रंच फिश के साथ। फिलहाल दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो चुकी है, आने वाले टाइम में डेमोन्स्ट्रेशन जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत नया बैंक है, 2015 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे वी वैद्यनाथन। कौन है? वी वैद्यनाथन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? ये है शक्तिकांत दास। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साल 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर कौन डिक्लेयर किए गए हैं? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल लिटरेरी अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में? तो शेख मुजीबुर रहमान को लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विशेष साहित्यिक पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। और इतना ही नहीं, इनके जो लिटरेचर्स हैं जैसे द प्रीशन डायरीज, न्यू चाइना 1952, इन सब के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और अभी कुछ टाइम पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, मैंने आपको और भी कई अवार्ड्स बताए हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे मैथमेटिक्स के क्षेत्र में 2023 का एबल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इस बार का एबल प्राइज दिया गया है लुइस कैफ्रेली को। यहां पर मैं लिख देता हूं, लुइस कैफ्रेली। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, संगीत कला निधि अवार्ड 2023 का किसको दिया गया है? ये बॉम्बे जयश्री को दिया गया है, बॉम्बे जयश्री। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आईएसएसएफ पिस्टल राइफल वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा है भोपाल में। इसमें अभी हाल ही में 25 मीटर पिस्टल में ब्रोंज मेडल किस भारतीय ने जीता है? तो जो आपको खिलाड़ी दिख रही हैं पिक्चर में, ये है भारत की आन बान शान और एक बहुत ही बेहतरीन शूटर मनु भाकर।
मनु भाकर ने इससे पहले 2018 में भी झंडे गाड़े थे, 2019 में भी काफी झंडे इन्होंने गाड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल अगर इस बार बात करी जाए तो नंबर 1 पे आईएसएसएफ वर्ल्ड टूर्नामेंट में कौन रहा? तो फर्स्ट पोजीशन पे इस बार जो देश रहा है ये है चाइना। चाइना ने टोटल राइफल या आप बोल सकते हो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मेडल जीते हैं और इस 10 में से 6 गोल्ड जीते हैं चाइना ने, 2 सिल्वर जीते हैं और 2 ब्रोंज जीते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे रहा, सेकंड नंबर पे। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? भारत ने 6 मेडल जीते हैं टोटल। 6 में से 1 गोल्ड जीता है भारत ने, 1 सिल्वर जीता है और 4 ब्रोंज जीते हैं। 4 में से 1 ब्रोंज मनु भाकर ने जीता है। अब ये जो 1 गोल्ड भारत की तरफ से जीता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सबसे ज्यादा। ये 1 गोल्ड किसने जीता है? परसों के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये जीता है सरबजोत सिंह ने। सरबजोत सिंह। पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाता है, बशर्ते आप उसे रीडिंग करेंगे तब आपको समझ आएगा। अगर आप केवल पीडीएफ लेके रख देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2-3 दिन में एक बार बस रीडिंग कर लिया करिए। आईएसएसएफ की स्थापना 1907 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिक। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। और इसके प्रेसिडेंट है इस टाइम पे ल्यूसियानो रोसी। ल्यूसियानो रोसी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में 2023 वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप मैच प्ले गोल्फ टाइटल अपने नाम कर दिया है? और इस बार का जो प्ले गोल्फ टाइटल है ये ऑस्ट्रियन कंट्री क्लब में आयोजित किया गया है इसका फाइनल। तो जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रहे हैं इनका नाम है सैम बर्न्स। सैम बर्न्स। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने फाइनल में कैमरून यंग को हराया है। कैमरून यंग। इन्होंने इनको 6-5 से हराया है। सनबर्न कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो सैम बर्न्स के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्या आप बता सकते हो ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? अगला क्वेश्चन है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स के द्वारा अभी हाल ही में 2 दिन की पहली अंतरराष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो इस बार इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जैसा कि 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अंदर जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज हैं सबसे ये आह्वान किया है कि वो सब 6G टेक्नोलॉजीज के लिए अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दें। जैसा कि अभी हाल ही में 6 महीने पहले ही भारत में 5G लॉन्च हुआ है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि आने वाले टाइम में जो भारत के अंदर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो लगातार लीड करती हुई जाए। और इस पूरे इवेंट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसको एनआईसी ने ऑर्गेनाइज किया है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, और साथ में सी डॉट ने। सी डॉट। अब ये सी डॉट का मतलब क्या है? सी डॉट का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। सी डॉट संस्थान की स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली और इसके इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राजकुमार उपाध्याय, आर के उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है कि भारत ने आज तक का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एक्सपोर्ट में और कितने यूएस डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। तो अगर बात करी जाए तो सरकार के आधार पर भारत ने अभी हाल ही में 750 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट का। और ये जो डेटा है ये 2020 से 21 के टाइम पे जो एक्सपोर्ट मार्केट का जो आंकड़ा था ये था 500 बिलियन। तो आप ये समझ लो उससे सीधा सीधा 250 बिलियन बढ़ चुका है एक्सपोर्ट मार्केट भारत का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत आने वाले टाइम में लगातार बहुत तेजी से बड़ा होता हुआ एक बाजार है, एक ऐसा बाजार जहां पर दुनिया भर का हर एक देश इन्वेस्ट करना चाहता है। और भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ध्यान रखिए भारत सरकार का टारगेट है 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईपीएस अधिकारी कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से तैरते हुए एलिफेंटा की गुफाओं तक पहुंचे हैं ये? और ये इन्होंने इसलिए किया है कि जब लोग तैरते हैं बेखौफ तो उस टाइम पर डूबने का डर किस तरीके से होता है, तो उसकी रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान ये चला रहे हैं।
तो इनका नाम है आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश। इन्होंने दरअसल गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक ये पूरा तैर के पार किया हुआ है। और इसमें जो डिस्टेंस है ये 16.2 किलोमीटर है। मतलब आप सीधे सीधे समझ लो 16 किलोमीटर इन्होंने तैर के पार किया है। और इसके लिए इन्हें 5 घंटे 26 मिनट का समय लगा है। और सबसे बड़ा तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इससे पहले आज तक कोई भी व्यक्ति दुनिया में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैर के नहीं गया है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ गया है और इनको एक टाइटल दिया गया है, आयरन मैन का टाइटल, आयरन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन है जिनको एशियन हॉकी फेडरेशन एथलेटिक्स के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है अगले 2 साल तक के लिए? तो ये भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं सलीमा तेते। इनको अगले 2 साल के लिए एशियन हॉकी फेडरेशन के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और ये अगले 2 साल तक लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगी हॉकी को लेकर। क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ क्रिकेट से ही बात नहीं बनेगी, कबड्डी में भी हमें आगे होना है, खो खो में भी हमें आगे होना है, हॉकी भी हो गई, फुटबॉल भी हो गई, सारे गेम्स पर हमें ध्यान देना है। अभी कुछ टाइम पहले एक कंपनी है जिसका नाम है लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिसका नाम है S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। ये एक फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है और ये हर साल अपनी एक लिस्ट जारी करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू, उसमें बताते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा साल 2023 से 24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी बताई गई है? तो इन्होंने अनुमान लगाया है 6% का। और इस टाइम पर अगर करंटली बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2024 के लिए कितना अनुमान लगाया है? 7.2% का। एडीबी से इनका काफी अलग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर बात करी जाए फिच रेटिंग एजेंसी की, जो कि अमेरिकी संस्था है, तो फिच ने अंदाजा लगाया है 6.7% का। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 75 kg वेट कैटेगरी में गोल्ड किसने जीता है? तो ये गोल्ड जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। कहाँ से बिलोंग करती हैं? आसाम से बिलोंग करती हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स भी इस बार इन्होंने खेला था। और इस बार जो 4 गोल्ड मेडल अभी तक भारतीय जीत चुके हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, 4 गोल्ड मेडल कौन कौन से जीते गए हैं या किसने जीते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 48 kg वेट कैटेगरी में नीतू घांगाश ने, क्या नाम है, नीतू घांगाश, इन्होंने जीता। उसके बाद 81 kg वेट कैटेगरी में स्वीटी बुरा ने जीत लिया है गोल्ड, स्वीटी बुरा ने। और इसके बाद अगर बात करें 50 kg वेट कैटेगरी में निखत जरीन ने जीता है, निखत जरीन, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। और इसके बाद अभी हाल ही में कल के दिन 75 kg वेट कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने जीत लिया है। तो अभी तक भारत वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में 4 गोल्ड जीत चुका है। बाकी आगे अपडेट करते रहेंगे। अब मेरा आज का सवाल आप सभी से, आप में से कितने लोग बता सकते हो ये अशोक के कौन से शिलालेख हैं जिनसे ये पता लगता है कि उस टाइम पर जानवरों और पक्षियों की जो सूची दी गई है उनका वध करना प्रतिबंधित था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा एग्जाम इंजन पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एमटीएस अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको पता ही है आपके पास ले देकर सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। आप एमटीएस का कंप्लीट बैच भी ले सकते हैं या फिर सिर्फ जीएस के करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। ऐसे स्टूडेंट जो इस बार हिस्ट्री अगर आपके लिए एक मकड़ जाल की तरह है, आपको कुछ याद नहीं होता है, तो आप रिकॉर्डेड बैच भी किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो मेरा एग्जाम इंजन से। अब तो मैंने पॉलिटी का भी रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर दिया है, बहुत ही कम प्राइस में आप इसे भी ले सकते हैं आने वाले सीजीएल के लिए। बाकी मॉक टेस्ट का आपके पास ऑप्शन है, इस टाइम मॉक टेस्ट आपको दबा के लगाने चाहिए, स्पेशली अगर आप एसएससी सीजीएल के लिए जा रहे हो। इस प्राइस में आपको इतने मॉक टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलने वाले। 1840 मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ और ये सारे टेस्ट बुक के साथ ही मिलकर मैंने लॉन्च किए हुए हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल है। यहाँ पर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिल ही रहे, सब्जेक्ट वाइज भी आप दे सकते हो, टॉपिक वाइज भी और एग्जाम वाइज भी। इतना सब कुछ आपको सिर्फ एक ही पैकेज में मिल रहा है। जो स्टूडेंट सीआरपीएफ जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखिए हिंदी ही गले का कांटा बनेगी इस बार। तो आप ये हिंदी का बैच ज्वाइन कर लीजिए। शशांक सर ने अभी हाल ही में इसको 27 मार्च से शुरू किया हुआ है। इसमें हिंदी के पूरे 38 टॉपिक ये कवर कर रहे हैं।
तो कल फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।